Hello guys, I hope you're all fine. Today we are going to speak about therapy and treatment. History of mental health treatment. सबसे पहले हम थेरेपी या ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? जब भी हम कोई भी मेंटल डिसऑर्डर सबसे पहले डायग्नोस असेसमेंट करते हैं, फिर उसकी डायग्नोस्टिक करते हैं। तो जब हम करेक्ट डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसके बाद हम कोई भी ट्रीटमेंट या थेरेपी करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं ट्रीटमेंट की। 18th century asylums right were created to house people with psychological disorders and keep them away from society. People were often mistreated. 18th century में जो है asylums बनाए गए थे। ऐसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की ट्रीटमेंट की। हम इस पे कोशिश करके अलग से एक लेक्चर बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि ये किस तरह सबसे इवॉल्व हुई ये चीज़ें। तो ये चीज़ बताई गई कि 18th सेंचुरी में असाइलम्स बनाए गए थे, फिगर में जैसे दिखाया गया है। तो जो लोग पागल होते थे, मेंटली जो अनस्टेबल लोग होते थे, जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था, उनको असाइलम्स में रखा जाता था, बिल्कुल सबसे अलग थलग एक जगह पे। और वहाँ पे उनके साथ मिसट्रीटमेंट की जाती थी, ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता था। इन 1950s एंड 60s एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस इंट्रोड्यूस और 1950s और 60s में कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स आई, उनको इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों के लिए। वो ज़्यादातर एंटी डिप्रेसिव थी। एंड 1963 में deinstitutionalization closed large asylums with the goal of treating people in their communities. 1963 में एक बहुत अच्छा एक स्टेप हुआ कि जिसमें असाइलम्स को बंद कर दिया गया और उसमें फिर उसके बाद लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया गया उनकी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर by establishing different mental hospitals, etc. How common is mental illness? Mental illness कितनी कॉमन है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई एक्यूरेट अभी डेटा नहीं है हमारे पास। तो यूएस का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 19% of US adults experience mental illness in 2012. ये स्टेटिस्टिक्स यूएस की हैं। In 2008, 13.4% of adults received treatment for mental health issue. तकरीबन इतने परसेंट लोगों ने ट्रीटमेंट ली है मेंटल हेल्थ इशू के हवाले से। पीपल विद मेंटल इलनेस आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन होमलेस, इन प्रेजेंट या पॉपुलेशन में। ज़्यादातर इन जगहों पे ये लोग पाए जाते हैं। या होमलेस बाहर रोड रास्तों पे होते हैं, या जेलों में होते हैं, प्रिजन में होते हैं, या पॉपुलेशन के साथ घुल रहे मिल रहे होते हैं लोग। वेयर डू पीपल गेट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट? लोग कहाँ से मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेते हैं? प्राइमरी केयर फिजिशियन देन रेफर टू अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। ज़्यादातर लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं होती, साइकोलॉजिकल सेंटर्स अलग से होते हैं, तो सबसे पहले वो फिजिशियन के पास जाते हैं और वहाँ से रेफर किए जाते हैं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होती हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। स्कूल्स में अलग से जो है साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं फॉर दिस पर्पस। प्रिजन में भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ज़रूर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी होती है, इस वजह से वो कोई भी क्राइम करते हैं। वाई डू पीपल सीक ट्रीटमेंट? लोग ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं? वॉलंटरी ट्रीटमेंट या इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट? सबसे पहले हम देखते हैं वॉलंटरी ट्रीटमेंट क्या होती है। अ पर्सन चूजेस टू सीक ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम हिज और हर सिम्टम्स। इसमें खुद की बंदे की मर्जी होती है, वो चाहता है कि मैं ट्रीटमेंट लूँ, वो ठीक हो जाऊँ। जबकि इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट क्या है? अ पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट्स और अदर सिस्टम्स टू सीक ट्रीटमेंट। उसमें बंदा खुद की अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट नहीं लेता। जब तक खुद कोर्ट उसे परमिट ना करे इस चीज़ के लिए, उसे कायल ना करेगा आप जो है ट्रीटमेंट लें, या कोई और जो है सिस्टम हो आपको जिससे आप ट्रीटमेंट सीख कर सकें, हासिल कर सकें। टाइप्स ऑफ थेरेपी दो तरह की होती है, साइकोथेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी। साइकोथेरेपी जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो होती है is a psychological treatment that employs various methods to help someone overcome personal problems or to attain personal growth. इसमें लोगों की मदद की जाती है कि अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक अपना पर्सनल ग्रोथ की तरफ गामजन करें उन्हें। बायोमेडिकल थेरेपी बता रहा है कि इन्वॉल्व्स मेडिकेशन, मेडिकेशन यूज़ की जाती है
और मेडिकल प्रोसीजर्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोएनालिसिस बहुत पुरानी टेक्निक है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। थेरेप्यूटिक ओरिएंटेशन डेवलप्स बाय सिगमंड फ्राइड ने इसकी डेवलप की थी, हमने जैसे पहले भी पढ़ा था। और साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट का जो बानी है वो सिगमंड फ्राइड ही है। हिज कोच इज एट राइट दैट एम्प्लॉयज फ्री एसोसिएशन। जैसे फ्री एसोसिएशन होती है, जो बंदे को जो भी उसे दिमाग में थॉट्स आते हैं, ख्यालात आते हैं, वो फ्रीली एसोसिएट करे, वो बताए, बातें करे। ड्रीम एनालिसिस इसमें होती है और ट्रांसफरेंस होती है टू अनकवर रिप्रेस्ड फीलिंग्स। ट्रांसफरेंस में जो है ना, जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं हमारे अनकॉन्शियस में, वो ट्रांसफरेंस के जरिए जाहिर हो जाती हैं, अनकवर हो जाती है। बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी uses principles of classical and operant conditioning to change behavior. बिहेवियरल थेरेपी में हम डिफरेंट जो है कंडीशंस यूज करते हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग यूज की या ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज की, इन ऑर्डर टू चेंज बिहेवियर। एवर्सिव कंडीशनिंग, एक्सपोजर थेरेपी। अब एक्सपोजर थेरेपी के बारे में कैसे है, आप देखिए पहले रैबिट क्या क्या था, कंडीशन स्टिमुलस था। एक बंदे में जो है फेयर ऑफ रैबिट था, उसमें फोबिया था रैबिट का। और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, बिस्किट एंड मिल्क, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यू आर। तो अब क्या किया गया, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन स्टिमुलस लगाया गया। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो बॉय था उसमें कंडीशन स्टिमुलस, जो रैबिट का फेयर था, वो कम हो गया, खत्म हो गया। ये एक्सपोजर थेरेपी कहलाती है। इसमें बंदे को आहिस्ता आहिस्ता उस चीज से एक्सपोज किया जाता है जिसका उसे फेयर हो या डर हो। ये जस्ट आप समझे बिल्कुल एक समराइज करके समझाया गया है, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। चला इस पर हम एक अलग सी लेक्चर आपको बताएंगे इस पर। कॉग्निटिव थेरेपी, cognitive therapies help their clients change dysfunction thoughts in order to relieve distress. cognitive therapy किस चीज में हेल्प करती है, तो लोग अपने जो उनके इरेगुलर थॉट्स हैं या उनके जो गलत थॉट्स हैं उनको चेंज करें। उसकी वजह से अगर वो चेंज हो जाएंगे तो काफी हद तक जो डिस्ट्रेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। इमोशनल रिएक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स। जो हमें इमोशनल रिएक्शंस हैं वो हमारे थॉट्स की वजह से होते हैं। हमारे थॉट्स हमारे हाथ में होते हैं, हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं हमारे थॉट्स की वजह से डेवलप होते हैं अबाउट द सिचुएशन rather than the situation itself. By changing your thoughts about the situation, you can improve your mental health. अगर हमने अपनी सोच तब्दील की, हमने अपने थॉट्स चेंज किए, तो इससे हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऊपर दिखाया गया है फेल टेस्ट। इंटरनल बिलीफ हमारा क्या होता है कि आई एम वर्थलेस एंड स्टूपिड, इससे क्या लीड होता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है। दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया है कि फेल टेस्ट, इंटरनल बिलीफ आई एम स्मार्ट बट आई डिडंट स्टडी फॉर दिस टेस्ट। मैं स्मार्ट तो हूँ लेकिन मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की, स्टडी नहीं किया। आई कैन डू बेटर, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। इसके रिजल्ट में क्या होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है कि हम किस तरह सोचते हैं, हमारी अपनी सोच हमें लीड करती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम डिस्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर थिंकिंग and thought processes. Cognitive behavioral therapy, CBT. Cognitive behavioral therapy helps clients examine how their thoughts affect their behavior. इसमें जो है क्लाइंट की मदद की जाती है उसमें समझने में कि उनके जो थॉट्स हैं वो किस तरह से उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। It aims to change cognitive distortions and self-repeating behaviors. Effective for depression, PTSD, anxiety disorders, eating disorder, bipolar disorder and substance abuse disorder. CBT काफ़ी हद तक जो है इन जो भी हमने डिसऑर्डर्स अभी हमने मेंशन किए उनको काफ़ी हद तक ट्रीट करता है, उन्हें ठीक करता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इंक्लूड ऑल और नथिंग थिंकिंग, या ओवर जनरलाइजेशन होती है इनमें, या जंपिंग टू कंक्लूजन हो जाते हैं, मतलब कंक्लूजन पे डायरेक्ट जाके पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। Humanistic therapy किस तरह की होती है? Goal of humanistic therapy is to help people become more self-aware and accepting of themselves. इनमें लोगों को मतलब कि ये
सेल्फ अवेयरनेस दी जाती है और उनको, ताकि वो खुद को एक्सेप्ट करें। फोकस ऑन कॉन्शियस थॉट्स एंड द पैशंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उन्हें जो है कंसंट्रेशन करवाई जाती है, उन्हें फोकस की एबिलिटी डेवलप किया करवाई जाती है, अपने कॉन्शियस थॉट्स क्या है, उनका पैशन का अपना प्रेजेंट या फ्यूचर क्या है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, एक्टिव लिसनिंग एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में क्या क्या अंदर आता है? नॉन डायरेक्टिव थेरेपी होती है, इसमें एक्टिव लिसनिंग होती है और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, which is very effective. और unconditional positive regard, we studied about this in our previous lecture. कि आप जो है किसी को भी अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड देते रहेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। एवेल्यूएटिंग साइकोथेरेपी, अकॉर्डिंग टू द एपीए 3 फैक्टर्स वर्क टुगेदर। एपीए के तहत 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए use of evidence-based treatment that is deemed appropriate for your particular issue. Particular issue के लिए particular treatment का select करना, clinical expertise of the psychologist or therapist, और psychologist या therapist खुद कितना experienced है, your own characteristics, values, preferences and culture. No studies have found one psychotherapeutic approach more effective than others. One critical factor is a person's relationship with the psychologist or therapist. क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट का रिलेशनशिप किस तरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है। इस वजह से जो है रेपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। रेपो बिल्ड, हम रेपो के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बायोमेडिकल थेरेपी, ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स साइकोट्रोपिक मेडिकेशन एंड और मेडिकल प्रोसीजर्स टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें ज़्यादातर मेडिकेशन यूज़ की जाती है या मेडिकल प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। इफ़ अदर ट्रीटमेंट्स डोंट वर्क, अगर दूसरे ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी यूज़ किया जाती है, जिसे हम ईसीटी कहते हैं। यूजेस एन इलेक्ट्रिकल करंट टू इंड्यूस सीजर इन अ पर्सन टू हेल्प एलिविएट द इफेक्ट्स ऑफ सीवियर डिप्रेशन। जब सीवियर डिप्रेशन हो बिल्कुल, उस कंडीशन में हम ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि वो उसे सीवियर डिप्रेशन से निकाला जाए। वो जो इंड्यूस किया जाता है तो उससे हेल्प मिलती है कि वो अपने सीवियर डिप्रेशन से निकले। हाउ इज एडिक्शन ट्रीटेड? एडिक्शन, बुरी आदत कैसे निकाली जाए? टू हेल्प एन एडिक्टेड पर्सन स्टॉप कंपल्सिव ड्रग सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि कंपल्सिव हो जाता है उसके अंदर, वो मतलब कि ड्रग्स लेना वो कंपल्सिव इसलिए हो जाता है। कोई भी रिस्पॉन्स है ना, कंपल्सन हमने क्या पढ़ा, कोई रिस्पॉन्स है, कोई रिपीटेड बिहेवियर है। Treatment usually includes behavioral therapy या medication depending on the individual. About 40 to 60% of individuals relapse कर जाते हैं तकरीबन 40 से 60% लोग, which means they return to abusing drugs or alcohol after a period of improvement. मतलब 40 से 60% जो लोग होते हैं वो वापस ड्रग्स की तरफ या इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं वापस, अनफॉर्चुनेटली। इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन, एडिक्शन के लिए जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स कौन से हैं? 3 months और मोर इज बेस्ट, कम अज कम भी 3 months हो, अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। एड्रेस कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज, पेरेंटिंग, वोकेशनल कंसर्न्स एंड लीगल कंसर्न्स, अगर ये चीज़ें की जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, उनके इंटीमेट रिलेशनशिप इश्यूज भी बेहतर हो जाएंगे, उनकी पेरेंटिंग भी जो है ठीक हो जाएगी, सो मेनी सच थिंग्स। ग्रुप और फैमिली थेरेपी करनी चाहिए टू ऑफर सपोर्ट, एफिलिएशन आइडेंटिफिकेशन एंड इवन कन्फ्रंटेशन। Addresses other mental health disorders. At the same time, substance abusers are twice as likely to have a mood or anxiety disorders. Modalities of treatment. अब क्या modalities हैं इसमें? इंडिविजुअल थेरेपी भी है, ग्रुप थेरेपी, कपल्स थेरेपी, फैमिली थेरेपी। स्टार्टिंग थेरेपी इंटेक, थेरेपिस्ट फर्स्ट मीटिंग विद द क्लाइंट, सबसे पहली जो मीटिंग होती है क्लाइंट की थेरेपिस्ट के साथ, इन विच द थेरेपिस्ट गैदर्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें थेरेपिस्ट
क्लाइंट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और क्लाइंट के जो सिम्टम्स हैं, सपोर्ट, गोल्स टू एड्रेस द क्लाइंट्स इमीडिएट नीड्स। क्लाइंट्स को बाकायदा एवेल्यूएट किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स द थेरेपिस्ट कैन नॉट शेयर व्हाट इज सेड विद इन द थर्ड with any third party unless mandated or permitted by law to do so. Confidentiality से मुराद कि थेरेपिस्ट कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को नहीं बता सकता या दे सकता अनलेस उसे कोर्ट इस चीज़ के लिए परमिशन दे या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो जिसकी वजह से उसको आपकी इंफॉर्मेशन लीक करनी पड़े, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करनी पड़े, अदरवाइज इट विल रिमेन कन्फाइंड। रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले हम बेनिफिट्स पढ़ते हैं। कैन हेल्प डिक्रीज द क्लाइंट्स शेम एंड आइसोलेशन अबाउट प्रॉब्लम व्हाइल ऑफरिंग नीड सपोर्ट। Members can confront each other about their patterns. Economical risk. इसके रिस्क क्या है? The members of the group may be afraid to speak in front of other people. क्योंकि ग्रुप में लोग होते हैं तो वो बात करने से अपना असल जो मसला होता है वो बताने से कासिर होते हैं। पर्सनैलिटी क्लैशेज एंड आर्ग्यूमेंट्स अमंग ग्रुप मेंबर्स। पर्सनैलिटी क्लैशेज हो सकते हैं, आपस में ग्रुप मेंबर्स के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कंसर्न्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, और कॉन्फिडेंशियलिटी का तो बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। कपल्स थेरेपी। द कपल्स में बी dating, partnered, engaged or married. The primary therapeutic orientation used is cognitive behavioral therapy. Some couples seek therapy to work out their problems, while others attend therapy to determine whether staying together is the best solution. Family therapy. System approach, structural family therapy, strategic family therapy. Cultural competence in mental health treatment. Mental health professionals must understand and address issues of race, culture and ethnicity. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं उनको किसी भी रेस के इश्यूज, उनके कल्चर और उनकी एथनिसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ क्लाइंट। द सोशोकल्चरल मॉडल इंटीग्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स इनटू ट्रीटमेंट। सोशोकल्चरल मॉडल क्या बता रहा है कि ये किस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स और उसके ट्रीटमेंट में। बैरियर्स टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो रुकावट है वो कौन सी? एथनिक माइनॉरिटीज एंड इंडिविजुअल्स ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रिपोर्ट दैट बैरियर्स टू सर्विस इंक्लूड लैक ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम। वो इकोनॉमिकली जो है सताए हुए लोग होते हैं और उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते कि वो किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाके पहुँचे और उनकी फीस वगैरह अफोर्ड करें। इवन कंट्रोलिंग for income levels and insurance, ethnic minorities are far less likely to use mental health services. इन वजूहत से वो बेचारे इन सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। नॉन फाइनेंशियल बैरियर्स इंक्लूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड नॉट सीइंग द नीड फॉर हेल्प। खुद हेल्प ले नहीं जाते अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है उसके बावजूद भी। नॉट सीइंग थेरेपी एज इफेक्टिव, वो थेरेपी को इतना इफेक्टिव नहीं समझते। कंसर्न्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, और उनको डर होता है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो जाए या कंप्रोमाइज ना हो जाए। लैंग्वेज डिफरेंसेस, ये बहुत बड़ा बैरियर है। मेनी इफेक्ट्स ऑफ स्टिग्मा एंड शेम, और उनको डर होता है कि वो स्टिग्मेटाइज ना हो जाए, उनको कोई लेबल ना लग जाए पागल होने का, और इसी वजह से उन्हें शेम फील होता है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अ फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट सीकिंग थेरेपी टू गेट सम टूल्स फॉर मैनेजिंग एंजाइटी। व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट शुड शी कंसीडर? और ये तमाम चीज़ें आज हमने कवर की हैं। आज तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।